इस वीडियो में हम संबंधों के प्रकारों को समझेंगे और 3 प्रकार के संबंधों की चर्चा करेंगे। ये हैं स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव, सममित या सिमेट्रिक और संक्रामक या ट्रांजिटिव। हम इन तीनों शब्दों का अर्थ समझेंगे और यह पता लगाना सीखेंगे कि यदि हमें कोई संबंध दिया गया है तो वह स्वतुल्य है या नहीं, सममित है या नहीं और संक्रामक है या नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आप यह ध्यान रखें कि इस वीडियो में हम जिन संबंधों की चर्चा करने जा रहे हैं वो एक ही समुच्चय यानी कि समुच्चय ए से समुच्चय ए पर ही परिभाषित होंगे, इसलिए इन्हें समुच्चय ए में संबंध भी कहा जाता है। इससे पहले हमने जिन संबंधों पर चर्चा की थी वो एक समुच्चय ए से किसी दूसरे समुच्चय बी पर परिभाषित थे, जहां हमने देखा था कि समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी में प्रतिबिंब होता था। लेकिन यहाँ समुच्चय ए से समुच्चय ए पर ही परिभाषित संबंधों में समुच्चय ए के अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय ए में ही होगा, इसलिए ऐसे संबंध का प्रांत या डोमेन भी समुच्चय ए से मिलेगा और इसका सह प्रांत या कोर डोमेन भी समुच्चय ए में ही होगा। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध को समझते हैं। कौन से संबंध स्वतुल्य होते हैं इसे हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक समुच्चय ए है जिसके अवयव हैं 1, 2 और 3 और हम इस समुच्चय ए का इसी समुच्चय ए पर ही एक संबंध परिभाषित कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी समान अवयव यानी कि 1, 2 और 3 होंगे। अब यहाँ पर जो संबंध है उसे हम तब स्वतुल्य कहेंगे जब इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो, जैसे यहाँ 1 का संबंध 1 से हो, 2 का संबंध 2 से हो और 3 का संबंध 3 से हो। यहाँ यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि स्वतुल्य संबंध में आपस में संबंधित अवयवों का क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर होना आवश्यक है, अनिवार्य है। जैसे 1,1 इसी प्रकार 2,2 और इसी प्रकार 3,3 इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर होना अनिवार्य है। हालांकि इनके अलावा यदि कोई और भी क्रमित युग्म बने जैसे 1,2 या फिर 2,1 या फिर 2,3 तो यह भी संभव है, हो सकता है, लेकिन जो क्रमित युग्म समुच्चय ए के अवयवों का खुद के साथ संबंध बताते हैं उनका होना यहाँ अनिवार्य है। इसके कुछ और उदाहरण देखकर इसे और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि हमें समुच्चय ए से समुच्चय ए में यह संबंध दिया गया है। यहाँ पर समुच्चय में 1, 2, 3 और 4 ये अवयव हैं और इसी प्रकार यही अवयव यहाँ पर भी हैं समुच्चय ए में, यानी कि 3, 4, 1 और 2 इनका क्रम अलग है लेकिन अवयव समान हैं। ये दोनों आरेख एक ही समुच्चय को दर्शाते हैं और हमें यहाँ पता लगाना है कि ये संबंध स्वतुल्य है या नहीं है। तो इसके लिए हमें यह देखना होगा कि सभी अवयव स्वयं से संबंधित हैं या नहीं है, क्योंकि स्वतुल्य संबंध होने के लिए यह ज़रूरी है कि सभी समुच्चय के सभी अवयव स्वयं से संबंधित हों। हालांकि वे समुच्चय के अन्य अवयवों से भी संबंधित हो सकते हैं, लेकिन सभी अवयवों का स्वयं से संबंधित होना जरूरी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 1 3 से संबंधित है और यह स्वयं यानी कि 1 से भी संबंधित है, यानी कि पहला अवयव स्वयं से संबंधित है। इसी प्रकार दूसरा अवयव 2 4 से संबंधित है, लेकिन यह भी स्वयं यानी कि 2 से भी संबंधित है। इसी तरह से तीसरा अवयव 3 स्वयं यानी 3 से संबंधित है, हालांकि यह 1 से भी संबंधित है, यानी कि यहाँ पर 3 अवयव स्वयं से संबंधित हैं। लेकिन चौथा अवयव 4 स्वयं से यानी कि 4 से संबंधित नहीं है। तो भले ही यह 2 से संबंधित है, लेकिन चूंकि स्वयं से संबंधित नहीं है इसलिए इस अवयव के कारण यह एक स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, क्योंकि सारे अवयव स्वयं से संबंधित नहीं है, केवल 3 अवयव स्वयं से संबंधित हैं, चौथा अवयव 4 स्वयं से संबंधित नहीं है, इसलिए यह एक स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। चलो कुछ और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि हमें यह संबंध दिया गया है, यहाँ पर हमें बताना है कि यह स्वतुल्य है या नहीं है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पहला अवयव A स्वयं से यानी कि A से संबंधित है, दूसरा अवयव B भी स्वयं से यानी B से संबंधित है और तीसरा अवयव C भी स्वयं से संबंधित है। लेकिन चौथा अवयव D
यहाँ पर स्वयं से संबंधित नहीं है। स्वतुल्य संबंध होने के लिए सभी अवयवों का स्वयं से संबंधित होना जरूरी है। चूंकि यहाँ डी स्वयं से संबंधित नहीं है, इसलिए यह भी एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब एक और उदाहरण देखते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि 1 1 से संबंधित है, 3 3 से संबंधित है, 5 5 से संबंधित है और 7 भी 7 से यानी कि स्वयं से संबंधित है, और अंतिम अवयव 11 भी 11 से यानी कि स्वयं से संबंधित है। इस प्रकार यहाँ समुच्चय के सारे अवयव स्वयं से संबंधित हैं। हालांकि कुछ अवयव अन्य अवयवों से भी संबंधित हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह स्वीकार्य है। लेकिन सभी अवयवों का स्वयं से संबंधित होना जरूरी है स्वतुल्य संबंध होने के लिए, जो कि यहाँ पर है, इसलिए यह एक स्वतुल्य संबंध है। आओ अब एक अंतिम उदाहरण देखते हैं जिसमें हमें यह संबंध रोस्टर रूप में दिया गया हो। मान लीजिए कि हमें समुच्चय A दिया गया है जिसके अवयव 1 2 और 3 हैं, और इस समुच्चय में हमें जो संबंध दिया गया है उसमें जो क्रमित युग्म है वो इस प्रकार हैं, यानी कि 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 और 3 1। इन्हें हमने कॉमा से अलग किया है, ये क्रमित युग्म है जो हमें समुच्चय A के अवयवों के बीच मिलता है। ठीक है, अब यह पता लगाने के लिए कि यह संबंध स्वतुल्य है या नहीं है, यहाँ हमें यह देखना होगा कि इस समुच्चय के अवयव यानी कि 1 2 और 3 स्वयं से संबंधित हैं या नहीं है, यानी कि ये स्वयं के साथ क्रमित युग्म बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। इसका मतलब है कि इस संबंध में हमें जो क्रमित युग्म मिलना चाहिए वो है 1 1 2 2 और 3 3। 1,1 2,2 और 3,3 ये क्रमित युग्म हमें यहाँ मिलना चाहिए। यदि ये तीनों क्रमित युग्म इस संबंध में हमें मिलते हैं तो इसका मतलब है कि इस समुच्चय के सभी अवयव स्वयं से संबंधित हैं और तब इसमें दिया गया संबंध स्वतुल्य होगा। लेकिन यदि ये तीनों क्रमित युग्म नहीं मिलते हैं तो यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस संबंध में हमें 1,1 यानी कि पहला युग्म मिलता है। इसी तरह से आगे हम देखें तो यहाँ 2,2 ये दूसरा युग्म भी मिल रहा है, लेकिन आगे हमें 3,3 यानी कि तीसरे अवयव का स्वयं से संबंध नहीं मिल रहा है, यानी कि इसमें हमें जो ज़रूरी है स्वतुल्य होने के लिए सभी क्रमित युग्म वो नहीं मिल रहे हैं, इसलिए यह एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो इस प्रकार आप यह पता लगा सकते हैं कि किसी समुच्चय के लिए दिया गया संबंध स्वतुल्य है या नहीं है।